हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम आज सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के प्रश्न कुल यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे। इससे प्रश्न से संबंधित काफ़ी अच्छे हम प्रश्न को भी आपको हम बताएंगे, जिससे में आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, करें कि किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने किया था? तो ये कह रहे हैं कि महीपाल थे, देवपाल थे, या गोपाल थे, या धर्मपाल थे। तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और देखिए, जो पाल वंश था, ये पाल वंश जो है मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। यह जो है लगभग 750 ईसा पूर्व में इसको गोपाल ने, कौन भैया? गोपाल ने इसको इसकी नींव रखी थी। और देखिए ये कब से लगभग 750 से और 1174 ईस्वी तक ये रहा। ठीक, देखिए। और देखिए भाई इसमें देखिए देवपाल जो थे, देवपाल ने जो देवपाल ने गुंगेर, देखिए गुंगेर को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। जो धर्मपाल थे, धर्मपाल जो ने परम सौगात की उपाधि धारण की। ऐसे भी पूछा जाएगा कि परम सौगात की उपाधि धारण किस राजा ने किया था, या किस पाल वंश के राजा ने किया था? तो किसने किया था? धर्मपाल ने। तो भी धर्मपाल ने, देखिए परम सौगात परम सौगात की उपाधि किस राजा ने धारण की? तो धर्मपाल। तो आप इसमें इतना याद रखिएगा। तो और एक देखिए पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी भाई? कुमारपाल ने। किसने किया था? कुमारपाल ने। कुमारपाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारपाल ने। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? मतलब कि इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी, पूछा है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला, शाह आलम के बीच हुई थी। शाह आलम, देखिए जो बक्सर युद्ध है, देखिए बक्सर युद्ध 1764 की समाप्ति के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ यह संधि की थी। देखिए पहली संधि जो है 12 अगस्त को हुई थी। 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। देखिए इसमें जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। और दूसरा जो हुआ था, द्वितीय जो हुआ था 16 अगस्त जो इलाहाबाद की संधि हुई थी द्वितीय, वो 16 अगस्त 1700
1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ जिनके तहत कड़ा और मानिकपुर जो का क्षेत्र अवध से लेकर मुगल सम्राट को दिया गया था। तो ये अलग अलग प्रकार की जो ये दो संधियाँ हुई थी जो अलग अलग प्रकार से हुई थी। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। देखिए, पहला जो शासक था मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही नंबर भाई, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज सेकंड ने हराया था। किसने? मूलराज सेकंड ने गौरी को परास्त किया था। और कहाँ देखिए 1178 में, 1178 ईस्वी में पाटन के युद्ध में हराया था। ये भी पूछता है भाई कि किस युद्ध में, तो पाटन के युद्ध में जो मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गौरी को हराया था पाटन के युद्ध में। कब हुआ था? 1178 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपके दो युद्ध और लड़ता है, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, 1191 में इसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और उसी समय फिर वो हार जाता है, लेकिन वे पूरी तरह से हार नहीं मानता है। फिर उसके बाद जो है 1192 में फिर तराई का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान से थर्ड जो है वे यहाँ से इन्हें जो है इनको मोहम्मद गौरी ने पराजित कर देती हैं। ठीक है, तो कर देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की? WTO भाई, WTO ऐसे शॉर्टकट में भी आपसे पूछता है, WTO की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। ठीक, 1995 ईस्वी में। देखिए 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी आप याद रखिएगा, मुख्यालय है जेनेवा। मुख्यालय क्या है? जेनेवा। ठीक, देखिए कुल अभी इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 164। और जो आखिरी जो 164 हुआ कौन सा था? अफगानिस्तान। कौन भाई? अफगानिस्तान इसका आखिरी वाला सदस्य बना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? देखिए राज्य क्षेत्र का तो किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपराज्यपाल के द्वारा। संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपराज्यपाल के द्वारा। देखिए संघ शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है संघ शासित प्रदेश के लिए। और ये कह रहे हैं कि संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो उप राज्यपाल के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, कह रहे कि विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक होने की संभावना है। तो ये कब से भी होने की संभावना है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2027। 2027। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो ये किसकी है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी। कहेंगे गोदावरी। देखिए गोदावरी जो है नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे जो है दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए और यह जो कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर ठीक से निकलती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, या महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसमें ये आपसे पूछा है कि कई बार प्रश्न पूछा है दक्षिण भारत की नदी गंगा को किस नदी के नाम से जाना जाता है, या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी याद रखिएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है? तो नासा के कार्यक्रम का क्या नाम है भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टमिस। तो ये आर्टमिस जो है 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम है। ठीक, तो और देखिए नासा का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी मतलब यूएसए में है। यूएसए में है। देखिए नासा की जो स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1958 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम यह बताता है कि कहने की ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं? तो कौन सा नियम बताता है भाई? ये आपका कौन सा नियम बताएगा? गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए समुद्री जलस्तर के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं। ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं भी? भाटा कहते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे ये जब उठा तो इसको ज्वार बोले, और ये नीचे आया तो क्या इसको भाटा बोले। ठीक, और ये ज्वार है। ठीक, और देखिए कहने की देखिए विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ भैया? फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ भी? फंडी। ये कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित है, और ये फंडी खाड़ी में विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार
आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? 49 का बी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं करे कि उस्ताद आमिर खां को किस घराने से संबंधित हैं? तो 50 का कौन सा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। उस्ताद आमिर खां जो है इंदौर घराने से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 51 करें कि निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमेन हैं? तो कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर्तकी नटराज हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहने की समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो कौन सा विषय इसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन? श्रमिक संघ। श्रमिक संघ जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। देखिए भारत में कुल कितनी प्रकार की सूचियां हैं? 3 प्रकार की सूची हैं। जैसे पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो भी नियम बनाया जाता है, और राज्य सूची में जो है राज्य द्वारा बनाया जाता है, और समवर्ती सूची में जो है राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाती हैं नियम को। लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा ही उसकी मान्य की जाती है, राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता जनरल एडवोकेट्स जनरल से नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक, तो किस अनुच्छेद में है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 165 के अनुच्छेद में है। देखिए महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है। कौन भी? महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है। यह जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? तो कितने प्रकार की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार की जो है नागरिक प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय प्रणाली को क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? तो कौन से विभाग है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि और सहकारिता विभाग। ठीक, आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना स्पेस के रूप में जानी जाती है। तो किस रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा जनगणना। किसके नाम से? जनगणना के नाम से जानी जाती है। ठीक है,
देखिए भारत में जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में हो गई थी। कितनी भाई? 1872 में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो की। और नियमित शुरुआत जो है 1881 में 1881 में किसके द्वारा? रिपन के द्वारा शुरू गई थी। रिपन जो है के द्वारा हर 10 साल के बाद जो है यह गणना की जाने लगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब, कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। मतलब कि बी और सी दोनों सही हैं, बी और सी दोनों सही हैं। कहें कि माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है, जिस कारण से ध्वनि का ताप बढ़ जाता है। देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहें कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कैरोलस लीनियस द्वारा। कैरोलस लीनियस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? तो अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किसका किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना मतलब CaO, बिना बुझा चूना का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? कौन कथन सही नहीं है? देखिए कह रहे हैं कि अस्थिमज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए कह रहे हैं मानव की रीढ़ हड्डी में 28 कशेरुक होते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। यही क्या पूछा है? नहीं पूछा है कथन, ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान यहाँ देना है। और देखो मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है, ये सही ऑप्शन है। मानव शरीर में मौजूद एपिडिक्स एक अवशेषी अंग है, ये भी आपका सही है। तो कह रहे कि कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, तो बी नंबर नहीं सही है। देखिए जो वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल जो है 26 अस्थियां होती हैं और पाई जाती है, और बच्चों में कितनी? 33 होती हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी नंबर आपका गलत है, तो बी नंबर हो जाएगा। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में कौन सा है? तो भाई कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? हाथी। 61 का बी नंबर हो जाएगा। आओ देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है? तो कौन नहीं लिखा है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका हो जाएगा, ए सुटेबल्स वाई, ये नहीं लिखे हैं। और सबसी ऑफ पोज, द सेंडो लाइन्स, द सर्कल्स ऑफ रीजन, ये इनकी अमिताभ घोष की रचनाएं हैं, लेकिन ये डी नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भैया? ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, दिनेश कुमार शुक्ला बने हैं। कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, कहें कि भारत में देखिए कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से
किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो किसकी खेती के लिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेब के लिए। तो देखिए कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? तो ये सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? तो ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ? केरल में। और देखिए ये 8 दिन तक चलता है। तो के 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो हमने क्वेश्चन जितने भी उनका एक्सप्लेन भी किया। तो आशा करता हूँ ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।